Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is value stream mapping. So let's begin the topic with the instructor Archit, and please do like and subscribe my channel for further quality contents. So let's dive in course. Value stream mapping is very important. I think it is a foundation stone of any process. अगर आप अपनी business processes improve करना चाह रहे हैं तो value stream mapping का बहुत important role होता है. अगर आप कोई भी काइज़न करते हैं या कोई भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोसेस की स्टडी होनी चाहिए. जब प्रोसेस की स्टडी करते हैं उसी के बाद आप पता लगा पाते हैं कि प्रोसेस में कहाँ बॉटलनेक्स हैं और कहाँ हमें लीन अप्लाई करने की ज़रूरत है, कहाँ सिक्स सिग्मा अप्लाई करने की ज़रूरत है. लेकिन इसके लिए हमें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करनी पड़ती है. वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, एक फ़्लो चार्ट के थ्रू बताऊँगा, इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो बताऊँगा, और एक इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी इंडस्ट्री में एसोसिएटेड हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस देती है, यहाँ वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग से आप क्या करते हैं कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं. और नॉन वैल्यू एडेड जो आप एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं उसका टाइम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम वेटिंग टाइम बोलते हैं, उसको आप इम्प्रूव कैसे करेंगे जिससे आपकी प्रोसेस और ऑप्टिमाइज़ कैसे हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़े, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़े. तो आज यही हम लोग वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में समझेंगे. बेसिकली वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में ड्राइविंग ये प्रोसेस को ड्राइव करता है, जैसे मैंने बताया था. इसमें ये क्वालिटी रिसोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्टाफिंग एंड यूटिलाइजेशन, एंड बॉटलनेक दैट लिमिट्स दी प्रोसेस. बॉटलनेक जैसे मैंने बताया थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में, बॉटलनेक्स आप समझ जाते हैं कि मान लीजिए आपकी 4 मशीनें हैं और किसी एक मशीन में आपका बॉटलनेक हो रहा है कि आपका इनपुट उसके पास ज़्यादा आ जा रहा है, वो उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है. तो उसके लिए आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वहाँ पर स्टॉक ज़्यादा रख सकते हैं या वहाँ का लेआउट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले आपको बॉटलनेक समझने के लिए वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करनी पड़ेगी. आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट करता है ये. लिमिट वेस्टेड टाइम, जो लिमिट हमारा वेस्ट टाइम होता है उसको लिमिट करता है, उसको कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं वो करता है. एलोकेट पीपल मोर इफेक्टिवली, ये एक्चुअली रिसोर्स जब हम लोग इंगेज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं अपने स्टेशंस पे, तो 2 तरह के रिसोर्स होते हैं. एक तो होते हैं परमानेंट जो आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, और एक होते हैं जो हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेते हैं. तो हम लोग को ये मैनेज करने में, रिसोर्स एलोकेशन में बहुत हेल्प करता है कि वहाँ पर कितनी मैन पावर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए. वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग इन्फॉर्मेशन जो हम लोग इसमें इनपुट की तरह जाती है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है. कस्टमर की डिमांड एंड रिक्वायर्ड बेस कितना है, कस्टमर जो हमारे मार्केट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो हमारे सेल्स टीम हमें S&OP प्लानिंग में फोरकास्ट दे रही है, उसके हिसाब से हमारे पास कस्टमर की डिमांड क्या चल रही है, ये इसका इनपुट रहता है. स्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जहाँ पर आप पहले ये डिमांड लेके फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं, इसको प्रोडक्शन के लिए जाते हैं. उस प्रोडक्शन करने में उस स्टेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है. इन्फॉर्मेशन एंड मटेरियल फ्लो बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाउन द लाइन इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है पोस्ट रिसीविंग दी ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, प्लस आपका मटेरियल फ्लो कैसे हो रहा है फ्रॉम सप्लायर टू द कस्टमर, आपका कैसे है, आपका रिवर्स लॉजिस्टिक्स कैसे है, आपका इनबाउंड और आउटबाउंड कैसे काम कर रहा है. बिगनिंग एंड एंड ऑफ योर एनालिसिस, ये भी जब आपकी बिगनिंग और एंड एनालिसिस करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे. उन रिजल्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं. आपके पास टाइम्स आ जाएंगे कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, कहाँ सिक्स सिग्मा लगा सकते हैं, कहाँ आप लीन प्रोसेसेस करके अपनी प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको वेरिएंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग. चलिए, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का बेसिकली प्रोसेस जब हम फ्लो बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जो इंडस्ट्री वाइज यूज़ होता है कि हम लोग कैसे बॉक्सेस यूज़ करते हैं. ये एक प्रोसेस बॉक्स होता है. प्रोसेस बॉक्स बेसिकली क्या होता है कि आप मान लीजिए अगर आप एक ऑटोमोबाइल की कोई असेंबली कर रहे हैं तो एक चेचिस अलग से आता है, आपकी फ्रेम असेंबली अलग होगी, इंजन असेंबली अलग होगी. सिमिलरली मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल एक रोबोट को असेंबली का लिया है. तो अगर मान लीजिए अटैच लेग्स हैं, रोबोट की लेग्स कहाँ पर असेंबल हो रही हैं, तो ये वहाँ का प्रोसेस बता रहा है. और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये जो आपका आई के शेप का है, ये ग्लोबली पर्सन की तरह यूज़ होता है फ्लो चार्ट में कि कहाँ पर आपके पर्सन इंगेज्ड हैं. और ये एक डेटा बॉक्स होता है जिसमें आपके इनपुट्स आते हैं कि आपका साइकिल टाइम कितना है, आपका प्रोसेस टाइम कितना है, आपका यूटिलाइजेशन रेट कितना है, ये यहाँ पर मेंशन होता है. तो बेसिकली जो प्रोसेस बॉक्स है ये अटैच लेग्स है. इसमें आप ये देखिए कि इसमें पर्सनस कितने दिखा रहा है, 2 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ दिखा रहा है और 4 टेम्परेरी दिखा रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही फ्लो प्रोसेस फ्लो ड्राइव होते हैं.
सिमिलरली इसी के बाद अगर हमें मान लीजिए प्रोसेस फ्लो में हमें इन्वेंट्री बतानी हो, तो इन्वेंट्री हमारी RM के इस ट्रायंगल फॉर्म में शो करते हैं फ्लो चार्ट में। ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड भी हो सकता है आपके, और 10 डेज का ये लीड टाइम बताता है कि क्या है। अगर आपको कोई वर्क फ्लो करना है तो ये वर्क फ्लो भी आपका बताता है कि आप वर्क फ्लो कैसे कर सकते हैं, आपके कौन से डायरेक्शन में आपका वर्क फ्लो हो रहा है। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फिर कस्टमर और सप्लायर के बेसिस पे आपको ये कंपनी का बताता है कि सप्लायर को ये रिप्रेजेंट करता है साइन। ऑर्डर अगर आपका कोई आ रहा है कोई सप्लायर से, तो ये ऑर्डर की लाइन शो करती है। और कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है फ्रॉम कस्टमर सर्विस टीम और फ्रॉम प्रोडक्शन साइड और फ्रॉम एनी CFT विच इज इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस, तो उसको इन्फॉर्मेशन फ्लो को हम इससे डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रॉपर मैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। इसमें आप वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को पूरे इजीली समझ सकते हैं कि अपनी प्रोसेस में अप्लाई करके आप उसको कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने जो बताया कि आपको इनपुट के लिए डिमांड वीक चाहिए, तो डिमांड वीक में 600 यूनिट्स जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये यहाँ बता रहा है कि वीकली डिमांड इज 600 यूनिट। दैट मीन्स वीकली डिमांड 600 यूनिट है, तो पर डे डिमांड अगर आप निकालेंगे तो 120 यूनिट्स इसकी अप्रॉक्सीमेटली आएगी। 5 डेज में अगर आप वर्किंग देख रहे हैं तो हमें डिमांड आ रही है 600 यूनिट्स की। प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल बेसिकली 144,000 सेकेंड्स है। ये बेसिकली आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा है 5 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो आपका टोटल ये 144,000 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड्स में आ गया। जो टैग टाइम होता है, टैग टाइम बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट, एक अगर कस्टमर को कोई पार्ट चाहिए तो उसके लिए उसको किस रेट से हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये टैग टाइम बताता है। तो अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 यूनिट को इससे, तो आपका 240 का टैग टाइम निकल के आ जाएगा कि आपको 240 के रेट से अपना प्रोडक्शन करना पड़ेगा पर सेकंड में, तब आप इस डिमांड को, तब आप 600 यूनिट की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपको टैग टाइम बताता है। अब ये सारे इनपुट्स होने के बाद आपके पास कस्टमर सर्विस के पास आते हैं। कस्टमर सर्विस के पास जब ऑर्डर इनटेक होता है तो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो प्रोडक्शन को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें इसको प्रोड्यूस करना है, और जो हमारे सोर्सिंग के लोग होते हैं उनको बताता है कि भैया इसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए सप्लायर पे, इसका जिससे रॉ मटेरियल आ जाए। तो सप्लायर पे इसमें मीडिएटरी पार्टी सोर्सिंग इन्वॉल्व होकर सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता है। सप्लायर उस ऑर्डर को हमें रॉ मटेरियल को भेजता है हमारे पास, और एवरी 28 डेज, इसने 28 डेज का इसने लीड टाइम मान रखा है कि अगर इसके पास ऑर्डर आया तो कुछ अपने लीड टाइम इसको लगता है उसको प्रिपेयर करने में 28 डेज। तो रॉ मटेरियल मेरे पास फैक्ट्री में यहाँ रिसीव हो गया। ये फ्लैग यहाँ पर इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, और देखिए ये एंड फ्लैग है तो ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो रही है। इसका मतलब है हम लोगों ने शिपिंग का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं लिया है, केवल हम लोग अभी इनपुट से लेकर आउटपुट में जब हम लोग FG में गुड्स को कन्वर्ट करते हैं वहाँ तक का लिया है, और इन्हीं के टाइम्स को हम मैनेज कर रहे हैं। जब मेरे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा उसके बाद देखिए यूनिट्स मुझे 4800 मुझे रिसीव जो हुई हैं सप्लायर से हुई है 4800 मेरी यूनिट्स हैं। उसके हिसाब से मेरी डिमांड कितनी आ जाएगी 4800 यूनिट्स के हिसाब से मेरी 120 डिमांड आ जाएगी। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 5 करूँगा और टैग टाइम के हिसाब से 120 आ जाएगी डिमांड। और जब मेरी 120 डेली की डिमांड आ जाएगी 600 यूनिट्स को मीट करने के लिए, तो आप देखिए 4800 डिवाइड बाई 120 करेंगे तो ये नंबर ऑफ आपके इन्वेंट्री डेज आ जाएंगे। इतने मटेरियल आपके पास प्रोसेस के इनपुट पर पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ एवरेज बताता है आपको क्या टाइम आपका चल रहा है। फिर जैसे मैंने बताया कि यहाँ रोबोट की असेंबली बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिम्स की असेंबली होगी, फिर हेड की असेंबली होगी, और फिर पीछे बैक की असेंबली होगी। तो लिम्स की असेंबली में आप देखिए जो पर्सन डिप्लॉय हैं वो 3 FTE हैं, 3 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं और 6 टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पर जो PT है वो आपका डिनोट कर रहा है प्रोडक्शन टाइम। देखिए आप कोई भी प्रोसेस में कोई भी असेंबली कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो आपको टाइम एनालिसिस करनी पड़ेगी, और आपको एक पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस करने का आपको मालूम होना चाहिए आपका प्रोडक्शन टाइम क्या है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन टाइम फॉर लिम्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर लिम्स असेंबली इज 330 सेकेंड्स। ये प्री डिफाइंड आपने जब आप टाइम एनालिसिस करेंगे तो आपने उसको निकाल रखा है। साइकिल टाइम बेसिकली ये होता है कि आपने कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर उस प्रोसेस को असेंबली में डिप्लॉय कर रखे हैं। तो यहाँ FTE को हम लोग लेते हैं, तो FT फुल टाइम एम्प्लॉयज़ मेरे 3 हैं, तो आप 330 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो आपको साइकिल टाइम निकल के आ जाएगा। तो 110 सेकेंड्स आपको साइकिल टाइम लगेगा विद बाई यूजिंग 3 FTE। और आपका यूटिलाइजेशन रेट बेसिकली होता है कि
अगर हम कोई भी मशीन को हम कितना अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ये बेसिकली आपका निकल के आता है कि आपका टेक टाइम 240 है, तो 240 के हिसाब से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं टोटल अपने इस 330 वाले टाइम से, तो आपको ये पता लग जाएगा प्रोडक्शन टाइम और आपका टैग टाइम के हिसाब से आपका यूटिलाइजेशन रेट निकल के आ जाएगा। सिमिलरली जो मैंने बताया था, जो हेड की असेंबली के लिए मेरी 30 डेज लग रहे हैं और बैक की असेंबली के लिए मेरे 35 डेज लग रहे हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल प्रोसेस टाइम मेरा कितना हो गया, 10 मिनट्स हो गया। प्रोसेस टाइम जो मैंने बताया टोटल अगर मैं ऐड करता हूँ प्रोसेस टाइम 330, 210 और 60 को, तो ये मेरा 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आ गया, डिवाइड बाई 60 करके सेकंड्स को। और टोटल वेटिंग टाइम बेसिकली मेरा इन्वेंट्री डेज हो जाते हैं, जो मेरी जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 40 डेज की यहाँ पड़ी है, 30 डेज की यहाँ पड़ी है, 35 डेज की यहाँ पड़ी है, तो इनको जब आप इंक्लूड करेंगे तो 105 डेज आ जाएगा। 105 डेज आपका टोटल वेटिंग टाइम है। और लीड टाइम जो होता है वो प्लस करते हैं हम प्रोसेस टाइम प्लस वेटिंग टाइम को, तो 105 प्लस 10 मिनट्स करके आपका टोटल लीड टाइम आ जाएगा। अब देखिए ये 105 जो डेज हैं इनका ही बेसिक हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये वेटिंग जो टाइम है इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे। इसके लिए आप बहुत सारे ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया था थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट होती है। आप पहले बॉटलनेक समझ सकते हैं कि आपका यहाँ प्रोडक्शन आ रहा है तो आपका कितना रोकना है, यहाँ पर अपनी कस्टमर डिमांड के हिसाब से आपको बफर क्रिएट करना है इन्वेंट्री के हिसाब से या नहीं करना है। ये सब डिसीजन मेकिंग होती है, तो इसमें आप ट्रेड ऑफ भी कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिक मैंने लेआउट बता दिया आपको, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग आप कैसे करेंगे, तो इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्शन में, और अपना मैन पावर की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, अपना प्रोसेस टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना यूटिलाइजेशन रेट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू, यही था। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। थैंक यू।